आपसे पूछा गया है, यदि प्रणाली आपका लिखा हुआ है 6x माइनस 2y बराबर 3 kx माइनस वाई बराबर 2 का एक अद्वितीय हल है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर तीन प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। एक आपका पूछेगा अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई दूसरा हल ना हो, यूनिक कह सकते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। और दूसरा हमारे इसमें बनता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी अद्वितीय हल की कंडीशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है। देखिए पहले हम आपको युगपत समीकरण समझते होता क्या है। युगपत समीकरण क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। युगपत समीकरण जैसे आपका समीकरण लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई दो चर है, एक अचर है, यही हमारा होता है एक तरीके से। जो दो चर वाला रेखीय समीकरण होता है ना, उसी को हम कहते हैं युगपत समीकरण। दो चरों वाला रेखीय समीकरण को हम क्या कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो एक्स का जो गुणांक है, कॉफिशिएंट है, एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर जो हम पहले एक मेन आपको समीकरण बताते हैं, जैसे आपका मेन समीकरण आपका ये होता है, देखो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है एक्स का जो गुणांक होगा ना, यहाँ वैल्यू ए की होगी, ए वन मान सकते हैं, और यहाँ पर वैल्यू किसकी होगी, ए टू की होगी। जैसे आपका एक समीकरण लिखा हुआ है 6x माइनस 2y बराबर 3, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये बताएगा आपका ए वन, ठीक है, ये आपका ए वन बताएगा, ये वैल्यू बताएगी बी1, और ये वैल्यू जो आपकी बताएगी, ठीक है ना, ये वैल्यू जो आपको बताएगी ये आपका क्या होगा, C1 होगा। ये वैल्यू क्या होगी आपकी, C1 होगा। या आप इसको इधर ले आ सकते हैं, ठीक है ना, इधर ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये बी1 हो गया, ये तो आप इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का हो जाएगा। कुल मिला के समीकरण आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, देखो a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं युगपत समीकरण। क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण। अब जैसे मान लो ये समीकरण लिखा हुआ है, इसको माइनस को 3 को इधर लेके आएंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6x माइनस का 2y माइनस का 3 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। तो इसमें जो ये वैल्यू होगी ये a1 की होगी, ये वैल्यू b1 की होगी, और ये वैल्यू सी की हो जाएगी, C1 मान सकते हैं। तो इनके केस में a1 b1, यहाँ C1 लिख लीजिए, ये C1 की। अब इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण हमारा लिखा हुआ है ना, ऐसे यहाँ पर भी आपको वैल्यू लिखना है। तो कुल मिला के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए युगपत समीकरण क्या होता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है। और इस तरीके से ये गुणांक होता है, एक्स गुणांक यहाँ a1 है, वाई गुणांक b1 है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब देखिए अब सवाल को बताते हैं। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, तो a1 की वैल्यू आप कहेंगे कितनी है, 6 है। यहाँ ये b1 होगा, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू माइनस का 2 है, और ये -3 इधर आ जाएगा ना, तो C1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी -3, ठीक है ना। तो A1 B1 और C1 आपने लिख लिया। इसी प्रकार अब A2 लिखेंगे दूसरे वाले समीकरण से। तो A2 बराबर देखिए यहाँ पर कितना आएगा, K आएगा। यहाँ पर B2 के लिखेंगे यहाँ पर, तो B2 आपको कितना होगा, -1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर है -2 बराबर 0 आएगा ना। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ना, kx माइनस का y माइनस का 2 बराबर 0, ऐसे लिखेंगे। तो ये तो हो गया A2, ये हो गया B2। अब ये C2, तो C2 यहाँ पर कितना है, C2 हमारा -2 है। ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अद्वितीय हल जब होगा तो इसकी कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल की कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ये आपकी कंडीशन किसकी होती है, अद्वितीय हल की होती है, ये आपको याद रखना होगा। ये आपकी कंडीशन होती है अद्वितीय हल की, ठीक है। तो बस यही पर आपको ध्यान देना है। तो A1 यहाँ पर कितना है, A1 आपका 6 है। B1 कितना है, B1 कितना है, -2 है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। A1 ये अच्छा सॉरी, यहाँ पर A1 K है, A1/A2 है ना, तो A2 हमारा K होगा, यहाँ पर K आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर K आएगा, A2 लिखेंगे ना, A2 हमारा ये पहले A1 फिर A2, फिर नॉट इक्वल B1/B2। तो B1 कितना है यहाँ पर, B1 है -2 है, और B2 कितना है, -1 है, ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो कट गया, और 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी K नॉट इक्वल 3, विकल्प नंबर A का होगा। देखिए अभी आपको समझा रहे हैं, समझ गए होंगे युगपत समीकरण क्या होता है। तो जब भी अद्वितीय हल की कंडीशन कहेगा, दो समीकरण दिए होंगे, तो A1/A2 जो होगा नॉट इक्वल B1/B2, ये कंडीशन होती है अद्वितीय हल की, ठीक है ना। तीन प्रकार के होते हैं, कोई हल नहीं है, एक होता है अनेक हल है। तो ये अद्वितीय का हो गया, ठीक है ना। चलिए आप अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया समीकरण y बराबर 7x-2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अनेक अनंत हल है, ठीक है। अनंत जब हल होता है, अनंत हल के लिए कंडीशन जानते हैं क्या होती है? देखो, अनंत हल है या अनेक हल है, इसके लिए कंडीशन आपकी क्या होती है? इसके लिए होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये जब अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, तो ये कंडीशन होती है। अद्वितीय हल के लिए हमने बताया A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है ना। और जिसके कोई हल नहीं होते हैं, जिसके कोई हल नहीं होते हैं, उसका क्या आपका होता है, याद रखिएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। देखिए, ये तीनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए। ये वाला किसका है? अनंत हल है। और ये वाला अद्वितीय हल के लिए है, ये सी वाला है। और ये बी वाला है आपका ये तीनों आपको रूल पता होना चाहिए। बस आप जब देखिए युगपत समीकरण सवाल में आएंगे तो आपको ये तीन कंडीशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये y बराबर लिखा है, आप x का कोई भी मान ले लेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। मान लो x बराबर, मान लो हमने 1 ले लिया, या x बराबर 2 ले लिया, x बराबर 3 ले लिया, तो y का मान क्या निकलना बंद होगा? नहीं बंद होगा। और इस तरीके से x के मान हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल हो जाएंगे। जब बहुत सारे मान पॉसिबल होंगे तो उसके सोल्यूशन भी बहुत सारे निकलेंगे। इसका मतलब इसका आंसर हम क्या लगा के आएंगे? इसके अनेक अनंत हल है, ठीक है ना, अनंत हल है। क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है, एक्स के मान खत्म नहीं होंगे और वाई का आंसर निकलता रहेगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे काफ़ी ज़्यादा होंगे, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो अनंत हो जाएगा इसका आंसर विकल्प नंबर ए। चलो, उम्मीद है समझ गए होंगे तीनों कंडीशन। देखिए, आप एडवांस मैथ पढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा समझाना रहता है काफ़ी, तो ये चीज़ें आपको, तीनों चीज़ें आपकी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। यहाँ पर बोला गया अद्वितीय हल है ना। तो सबसे पहले देखो, समीकरण जो ये लिखा हुआ है x माइनस के वाई, इसको माइनस को 2 इधर ले आओ बराबर 0, ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए A1 यहाँ मान लेते हैं 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो A1 की वैल्यू 1 लिखेंगे, ये B1 होता है, ये वाला ये B1 होता है। तो B1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? माइनस का k लिखेंगे। और ये C1 होता है, तो यानी हम कह सकते हैं C1 की वैल्यू हमारी कितनी है? C1 की वैल्यू है -2, ठीक है ना, ये आप लिख लेंगे। इसी प्रकार इस समीकरण को देखो ऐसे लेके आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3x + 2y प्लस का 5 बराबर 0। इस पे अगर हम बात करेंगे तो A2 कितना होगा? यहाँ पर 3 होगा, B2 कितना होगा? 2 होगा, और यहाँ पर C2 की बात करते हैं तो 5 आपका हो जाएगा। अद्वितीय के लिए कंडीशन होती है, अद्वितीय के लिए कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। A1 यहाँ पर कितना है? A1 1 है। A2 कितना है? A2 यहाँ पर ये है 3 है, नॉट इक्वल B1 यहाँ पर कितना है? माइनस का k है, और यहाँ पर B2 कितना है? 2 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? तो देखिए, -3k नॉट इक्वल 2, तो -2/3 आएगा, है ना, -2/3 आएगा, k नॉट इक्वल -2/3। विकल्प नंबर बी होगा। विकल्प नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अनेक हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, ये 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, और इसी तरीके से आपको लगाना रहेगा। समीकरण को पहले बराबर में 0 लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, जो भी नंबर होगा A1 A2 B1 सब निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। देखिए, सवाल में आपसे पूछा गया है, एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, और 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक को अलग अलग काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखिए, कैसे लगाएंगे, ये तो वर्क एंड टाइम का भी सवाल कह सकते हैं, लेकिन युगपत समीकरण के भी सवाल है। हम देखिए युगपत समीकरण से लगाएंगे, काफ़ी लंबा टाइम होगा, और शॉर्ट मेथड से लगाते हैं। एक आदमी और एक लड़का है, तो आदमी मतलब मैन, ठीक है ना, एक मैन, और हम मान लेते हैं एक मैन है और एक लड़का, यानी एक बॉयज। एक मैन एक लड़का किसी काम को कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है, बराबर। अब यही काम जो है 2 आदमी हैं और 7 लड़के हैं, 7 लड़के हैं, उसी काम को 8 दिन में करते हैं। 8 एकम 8, 8 3 का 24, गुणा कर लेंगे, ये 3m आएगा, अब प्लस का 3 भी आएगा, बराबर ये आपका आएगा 2m प्लस का 7b। यहाँ पे आएगा तो m बराबर 4b। m और b का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4 और 1, यानी क्षमता आ गई, ठीक है ना। m की क्षमता 4 है और b की क्षमता आपकी 1 आ गई, यानी 4 और 1 का हमें क्षमता पता चल गई कि इसकी क्षमता है, m की क्षमता 4 है और b की क्षमता 1 है। लेकिन देखिए, ये काम 24 दिन में कर रहे थे और ये काम कर रहे थे 8 दिन में, यानी हम ये कह सकते हैं 24 दिन और 8 दिन।
इनका पहले हम निकाल लेते हैं काम। काम कैसे निकालते हैं, 24/8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 24/8 का एलसीएम कितना आपका आएगा, यहाँ पर आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 4 × 24, 24 दिन था ना, कितना था, 24 दिन में काम करते हैं। और यहाँ पर कितना था, 24, 24 दिन और 8 दिन, 7 लड़के उसी काम को। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4 और ये 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे टोटल, 24 होगा। हाँ 24 तो होगा, लेकिन चलो 24 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो 24 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है टोटल। अब इसमें एक आदमी और एक लड़का है, एक आदमी और एक लड़का है। तो आदमी की जो क्षमता है मान लो कितनी है, 4 है, और लड़के कितनी, 5। तो 4 एक 5 हो जाएगा। 5 की क्षमता से करेंगे ना तो कितना हो जाएगा काम टोटल, 5 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 है ना। तो 5 × 24 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। 120 दिन कहाँ पे आ रहा है, 120 दिन होगा ना एलसीएम, हाँ ठीक है 24 होगा। तो 120 दिन, 120 दिन आ जाएगा। तो 120 दिन किस में आ रहा है, विकल्प नंबर ए में आ रहा है, 120 दिन है ना। ए नंबर होगा इसका आंसर। इस तरीके से लगा सकते हैं, दूसरे वाले निकाल सकते हैं। तो दूसरे वाले में देखिए कितना लिखा हुआ है, 2 आदमी हैं। तो 2 आदमी का मतलब हो गया 2 × 4 = 8, 8 और कितने लड़के हैं, 7। तो 8 7 15, 15 और 8 × 24, 1 ठीक तो है, 1 है। 8 × 24, 15 × 45। देखो इसका आंसर कितना आएगा, 120 दिन। 30 दिन आना चाहिए, 30 दिन। प्रत्येक को अलग अलग काम करने में कितना समय लगेगा, तो 4 से भाग कटेगा, 4 7 28 बॉयज। प्रत्येक को अलग अलग, आदमी भी है और लड़का भी है, क्योंकि बेसिक्स लगाएंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 दिन 120, 4 1 5। चलो इसको देख लेना, थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 2 आदमी और 7 लड़के। तो 2 आदमी और 7 लड़के 24 दिन में। तो 2 लड़के 2 × 4 = 8 और 1 4 1 5, एक आदमी 5 4 1 5, 5 × 20 सही तो है। यहाँ पर 7 लड़के हैं और 7 का मतलब हो गया 7 × 28, 7, 2 आदमी 8 और 7 4 8 7। चलो इसको देख लेना, वैसे आंसर इसका पहला वाला है, पता नहीं कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। चलो इसको बाद में देख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा फालतू में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, रेखीय समीकरण है x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 के जोड़ों के हलों की संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पर हमारे समीकरण दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x प्लस कितना है 2y है, x + 2y है बराबर -8 है बराबर 0 है। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लेते हैं 1 लिखा हुआ है। b1 कितना होगा, b1 2 होगा है ना, b1 2 होगा। और c1 कितना होगा, c1 का -8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, इसको ऐसे लिख लो 2x + 4y। और या तो ऐसा करो, इसमें चाहो तो 2 से भाग कर दो है ना, या ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2x + 4y - का 16 बराबर 0 ये आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a2 कितना है, a2 हमारा 2 है, a2 कितना है 2 है, b2 कितना है 4 है, और C2 कितना है का 16, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया हलों की संख्या बताइए। तो पहले देखो ये कंडीशन आपने पढ़ा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी थी 1/2 है, b1 की वैल्यू क्या है b1/b2 कितना 2/4 है, c1/c2 कितना है -8 का 16 है। ये तो सब कट जाएगा, 1/2, 1/2,
1/2। देखिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों के तीनों क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अनंत होगा, है ना। अनंत होगा, अनेक हल होंगे, विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब तीनों के तीनों A1 A2 B1 B2 C2 के बराबर होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा वो आपका कैसा होता है, आपका अनंत हल हो जाता है, ठीक है ना, अनंत हल हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इस प्रश्न को अगर आप ऑप्शन से लगा लेंगे जल्दी लग जाएगा, बाकी इक्वेशन बना के सॉल्व कर ही सकते हैं, इक्वेशन मेथड तो आपके पास है ही है, ठीक है ना। ऑप्शन से लगा लेंगे जल्दी लग जाएगा। देखिए ऑप्शन से कैसे लगाते हैं, देखो 15x - 6y = 9 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ऑप्शन से कैसे लगाते हैं, देखो ऑप्शन से कैसे लगाना है, ऑप्शन से लगा लेंगे जल्दी लग जाएगा। चलो पहला ही ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर 15x - 6y = 9 है, ठीक है ना, ये दिया गया है। चलो ऑप्शन से रख लो। यहाँ पर अगर हम पहला लेते हैं ऑप्शन x = -1, तो यहाँ तो -15 हो जाएगा, और यहाँ पर -6 और y की वैल्यू -4 रखेंगे, तो क्या 9 आ रहा है, देखते हैं, -15, 6×4 = 24, घटाएंगे 9 आ गया, है ना। तो यही वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, सेट हो जाएगा, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं लगेगा। तो ये ऑप्शन से लगा सकते हैं, ऑप्शन मेथड आपके पास है, ठीक है। ऑप्शन से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन से लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से लगा सकते हैं, बाकी वैसे लगाना है तो वैसे भी लगा सकते हैं, वो आपको रूल पता ही होगा, है ना, वो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यही वाला आपका सेट हो गया ना। अब देखो दूसरे में रखोगे ना तो भी यही आएगा, चाहे तो आप रख के दे सकते हैं, -9 और +4, 4×4 = 16, 16 में 9 घटाएंगे देखो 7 आ जा रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन से लगा लीजिए, बाकी समीकरण तो आपने पढ़ा ही होगा, सॉल्व कर लेंगे। ये भी देखो इक्वेशन वाला है, इसको भी ऑप्शन से लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऑप्शन से नहीं लगा पा रहे हैं तो ऐसे लगा सकते हैं, =16। तो इसको हम ट्रिक नहीं बताना चाहते, ट्रिक वाले बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, और पेपर टाइम पे क्या होता है कि कन्फ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। ऑप्शन से लगा सकते हैं इसको भी। अब मान लो ऐसे लगाना है तो देखो इसमें 3 से गुणा कर दो, समीकरण 2 में क्या करो, 3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9x -3y और 12×3 = 36, ठीक है ना। इस तरीके से आप लगा लीजिए, ट्रिक ट्रिक इसमें बताएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर परीक्षा में आएंगे आपको ऐसे ही कर लेना है। 9 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4x आएगा माइनस का, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, 3 में गया तो माइनस आएगा। x = 5, देखिए x = 5 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर बी। तो इस तरीके से भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिला के देखिए हमें आपको ये बताना था युगपत समीकरण क्या होता है। युगपत समीकरण एक तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, और उन्हीं को हमें सॉल्व करना होता है और एक्स वाई की वैल्यू निकालना होता है, ठीक है ना। बस यही हमारा क्या होता है, युगपत समीकरण आपका होता है। एक और सवाल देखिए, ये भी हमारा है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला है आपको लिखा है 4x - 3y, और इसको गुणा कर देंगे इसके अंदर, -2x -2y = 3। इसको और सॉल्व कर लो, ये 2x हो जाएगा और ये आ जाएगा -5y, इन दोनों को ऐड होगा और 4 में 2 घटा देंगे बराबर 3, है ना। एक समीकरण मान लो ये बन गया। ऐसे दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 5x है और प्लस, हालांकि ऑप्शन से इसको भी लगा सकते हो, 5x से और प्लस कितना आएगा, 5×3 = 15y बराबर, बराबर नहीं माइनस रहेगा, माइनस का रहेगा कितना -2x और -4y, गुणा होगा ना इसमें, अब -10 बराबर 13, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3x आएगा, और 15 में 4 घटाएंगे तो -11y आएगा बराबर 13 में से आप अगर चला जाएगा इधर कितना है, 10। तो 13×10 कितना होता है, यहाँ पर 13×10 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, 23 आ जाएगा ना, 23। 13×10 23 आ जाएगा, है ना। तो चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन से ले लो, ऑप्शन का सारा ले लोगे तो सिंपल लग जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, 4, 4×2 = 8, 6×5 = 30 नहीं आएगा, 3×2 = 6, 8×5 = 40 नहीं आएगा, तीसरा वाला ले लो, 4×2 = 8, 5 से कम 5, बस हो गया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सी नंबर, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर, ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन से लगा सकते हैं। देखिए सारे के सारे सवाल आपके वैसे ही हैं, युगपत समीकरण के हमने ले रखा है, आपके बुक से ही करवा रहे हैं सारे सवाल हैं। तो इस तरीके से आप इसे भी लगा सकते हैं, देखो ऑप्शन से इसको भी लगा सकते हैं। ऑप्शन ले लीजिए, इसमें कौन से ले लेते हैं, पहला ही ले लो, x = 4, तो 3 × 4 करिए, -2 × 2 कितना आएगा, देखो
4 3 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। और यहाँ पर हमें एक्स और वाई लाना है। एक्स वाई का मतलब समझते हैं ना, इन दोनों गुणा करने पर 4 गुणे 2 कितना होता है 8 होता है। तो वो पहला ही ऑप्शन आपका सेट हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया सेट हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शंस लगा लीजिए, ऑप्शंस लगा लीजिए, जल्दी लग जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शंस लगा लीजिएगा, आपके द्विघात समीकरण के जल्दी लग जाएंगे सवाल। चलिए 2 3 सवाल और बचे हुए जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया गया है 5 है, और छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या के 4 गुने से 6 कम है, संख्या ज्ञात करिए। तो देखो पहले इन्होंने लिखा है दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो अब आप क्या करिए ऑप्शन में देखिए कि ऐसी दो संख्याएं जो भी होंगी ऑप्शन में उनमें अंतर 5 का होना चाहिए। इनमें अंतर 3 का है, इनमें अंतर 2 का है, इनमें अंतर 12 का है, ये सब तो हो ही नहीं सकते, इसी में अंतर 5 का है। तो आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा और आपका ऑप्शन लग जाएगा, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कितना कम टाइम पे आपका सवाल ये लग गया। देखिए ये सवाल है 11 नंबर। चलिए आज की वीडियो पे 12 सवाल है, एक सवाल और बचा हुआ है, जल्दी देख लेते हैं। 11 नंबर आपसे पूछा गया है, रेखीय समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 1 और px प्लस 2y बराबर 5 के जोड़ों का कोई परिमित हल नहीं होगा यदि। यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, इसका आंसर कितना होगा। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कोई परिमित हल नहीं होगा, है ना। कोई परिमित हल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को कि कोई परिमित हल नहीं होगा कैसे लगाएंगे। देखो परिमित हल नहीं होगा यानी कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा की कंडीशन हमने बताया क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, है ना। ये होता है, ये कंडीशन आपकी होती है, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, आप तो डायरेक्ट लिखना सीख गए होंगे। और यहाँ पर A2 कितना है P है बराबर B1 यहाँ पर कितना 1 है, वाई गुणांक 1 है, और यहाँ पर वाई गुणांक क्या 2 है बराबर C। यहाँ पर माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर माइनस में आएगा, तो दोनों माइनस में रहेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सीधे हमारा आएगा यहाँ पर 1/5 लिख सकते हैं। और ये नॉट इक्वल, तो देखो क्या ये इक्वल है, ये क्या नॉट इक्वल है, तो ये तो देख रहा है साफ साफ ये तो इक्वल है भी नहीं, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3/p बराबर 1/2, ये तो सॉल्व कर नहीं सकते, नॉट इक्वल का बना है साइन। तो p बराबर कितना आएगा, p बराबर आपका आ जाएगा 6, p बराबर कितना आएगा 6, बस हो गया। p बराबर 6 कहाँ लिखा हुआ, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, है ना। चलिए देखिए युगपत समीकरण में आपको घबराना नहीं है, लेखपाल में अगर आएगा तो एक तरीके से दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इन्हीं को आपको लगाना है। एक सवाल जो अभी आपका वर्क एंड टाइम है ना उसको कल देख लेंगे, जो सवाल ना आया करे उसमें दिमाग ज़्यादा खर्च मत किया करिए, उसको बाद में लगा लीजिए, पता नहीं उसमें क्यों गलत हो जा रहा था, उसको कल देख लिख के बता देंगे। चलो अगला सवाल देखिए, यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 6x माइनस ky माइनस 7 बराबर 0 कोई हल ना हो, देखो कोई हल ना हो ये आपसे बुक पूछ रखा है, तो कोई हल नहीं होगा, तो इसके लिए कंडीशन आपकी तो यही होगी ना, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, है ना, ये आपका होगा। कोई हल नहीं होगा, यही कंडीशन आपकी होगी। और देखिए सॉल्व आपको करना क्या है, सॉल्व आपको सिर्फ इन्हीं को करना है, तो आप सीधे इन्हीं को सॉल्व कर लिया करो, है ना। तो A1 यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 4 और A2 वैल्यू यहाँ की हो जाएगी 6 बराबर B1 यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का k, ऐसे आप कर लीजिए। हैं अब देखो सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 2 तिरका 6, तो यहाँ पर आएगा माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2k बराबर कितना आ जाएगा 9, तो k बराबर आएगा -4.5 विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। समीकरण को हल करके एक्स और वाई का मान हमें बताना है। तो एक तो तरीका हमारे पास है कि ऑप्शन से लगा लो, है ना, ऑप्शन से लगा लो, या तो फिर और भी तरीके हैं। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। तो x बराबर 4 रखोगे, 4×9 = 36, 16×3 = 48 और 48 -12, ठीक है। 2×9 = 18 और 10×3 = 30, ये तो होगा नहीं। और x = 1 9, ये भी नहीं होगा, है ना। 4×9 = 36, 16×3 = 48, 48 36, इसमें आपका हो सकता है शायद 48 और 36, है ना, 8 में 6 गए तो 1, मतलब यहाँ पर आ जाए। लेकिन पूछा गया है इसके अलावा और भी मान हो सकते हैं क्या, अद्वितीय हल है, अनंत हल हो सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखो लगा देते हैं।
सबसे पहले देखो अनंत हल की कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनंत हल का चेक कर लेते हैं। अनंत हल के लिए हमने बताया था कि A1 अपान, कल की क्लास में अगर आप लोग रहे होंगे बना पता पता होगा, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, ये हमने बताया था। ये कंडीशन तब यूज करते हैं जब अनंत हल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर A1 हमारा इस समीकरण में x का कोफिशिएंट यानी गुणांक हो जाएगा 9, A2 यहाँ पर होगा इसका 18, B1 होगा दूसरा वाला यानी y गुणांक यहाँ पर पहले वाले में 3 है और दूसरे वाले में कितना 6 है, ठीक है ना। और इसी प्रकार C1 C2 कितना होगा, तो यहाँ पर 12 है और 24 है। अब आप देखेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, सॉरी यहाँ पर 24 था, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो आपने क्या देखा यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये तीनों जगह हमारा 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इसके अनंत हल हो सकते हैं, ठीक है ना। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि जिसका केवल एक ही हल हो, ऐसा नहीं है कई सारे हल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y, जब दो चर आपके यूज हो रहे हैं तो इसके अनगिनत x y के मान पॉसिबल हो सकते हैं। तो वैसे भी आप थोड़ा सा अगर समझदारी से काम करे होते, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो तुरंत समझदारी का यूज करेंगे और अनंत हल लगा देंगे। बाकी आपको कंडीशन हमने बता दिया अनंत हल की क्या होती है, A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, इससे भी लगा लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। इसका एक हल तो होगा ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पवन हमारे बीच जुड़ चुके हैं। देखिए आज का जो सेशन है, आज युगपत समीकरण का आखिरी भाग है। इसके बाद कल से हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे, कल से द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे। तो कल देखिए हो सकता है आप रिकॉर्डेड वीडियो आपको देंगे मैथ का, क्योंकि लाइव में बच्चे बहुत कम जुड़ते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करेंगे रात को 10 बजे डेली। तो जब भी आपको टाइम मिले तो देख लिया करिए, क्योंकि लाइव में बहुत कम लोग आ रहे हैं तो अभी मज़ा नहीं आ रहा है। जब ज़्यादा संख्या में लोग होंगे फिर लाइव क्लास शुरू कर देंगे, बाकी आपको वीडियो रिकॉर्ड करके देते रहेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर है कि पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों को केवल एक ही हल होगा। अब देखो एक ही हल होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ 2x 3y है, इस तरीके से आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में, देखो 3 3 तो दिया गया है ना। तो पहले p बराबर रख लेते हैं 3, p बराबर हम कितना रख लेते हैं 3, देखो रख के देखते हैं। यहाँ पर p बराबर 3 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y, तो आपका रहेगा ही बराबर माइनस का 5। इस पे रखेंगे p की जगह 2x और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3y बराबर 2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा p बराबर हमने कितना रख लिया 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, है ना, 2x प्लस 3y। तो वैसे भी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, मतलब 3 के अतिरिक्त तो कोई भी मान हो सकता है, 3 के अतिरिक्त क्या होगा कोई भी मान आपका हो सकता है। जैसे p का मान रखेंगे समीकरण का मान इसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इसका रिजल्ट कितना आएगा जीरो आएगा। और जीरो का मतलब है कि यहाँ पर p का मान जो है 3 के अलावा और भी पॉसिबल होंगे। जीरो अगर आ रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि p के मान जो होंगे 3 से और भी हो सकते हैं और यहाँ पर आपको जीरो आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला देखिए सवाल अच्छा है। यदि समीकरण आपके दिए गए हैं 14x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0, 21x माइनस ky माइनस 7 बराबर 0, कोई हल संभव नहीं है। तो कोई हल संभव नहीं है, इसकी कंडीशन क्या होती है, कोई हल नहीं संभव है। A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2, ये होता है। देखो जब भी सवाल में कहे कोई हल संभव नहीं है तो आपको सिर्फ यही दो पे ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए नॉट इक्वल हमारा यानी बराबर जो होगा B1 और C1, B1 B2 में B और C में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये होता है। जब इनमें कोई रिलेशन नहीं है तो आंसर भी आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई आंसर तो आ नहीं रहा है, के का मान सीधे सीधे पूछ रहा है। तो हम सीधे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा इसे लेना है, सी वाले को हमें लेने कुछ मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर A1 की बात करेंगे ना तो 14 आएगा और यहाँ पर A2 कितना है, x गुणांक यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब B1 यहाँ पर देखेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का k, ठीक है। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 2 एकम 2, 2 चौको 8, है ना।
तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के बराबर 12 आएगा, तो के बराबर आपका कितना हो जाएगा, के बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 12, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 गुणे 4 होगा, तो माइनस के बराबर आएगा 12, तो के बराबर आपका -12 है। -12 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। तो इस तरीके से 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। और जब भी कोई माइनस में नंबर आता है, याद रखिएगा, जब भी कोई नंबर माइनस में आता है, ठीक है, तो उसका मतलब कोई हल संभव नहीं होता है। जब भी माइनस में आएगा तो कोई हल संभव नहीं होता है। एक कंडीशन देखिए आपकी ये भी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान मान लीजिए कि जीरो से क्या आता है, जीरो से कम आता है। जीरो से कम का मतलब क्या होता है, जीरो से कम का मतलब होता है निगेटिव नंबर। जीरो से कम का मतलब क्या होता है, निगेटिव नंबर माइनस में, ठीक है। तो जीरो से कम, तो ये भी आपकी कंडीशन लग जाती है कई बार। तो अगर ये कंडीशन होती है ना, तो भी हमारा मतलब होता है कोई हल संभव नहीं है। इसकी जहाँ जरूरत पड़ेगी इस फार्मूले का भी यूज करेंगे। काफ़ी सारे सवाल आपके ऐसे भी बनते हैं जहाँ पर इस फार्मूले से आपके आंसर दिए होते हैं। जब भी ऑप्शन में इस ग्रेटर देन इस तरीके के साइन बने हों, तो फिर आपको यही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना होगा। लेकिन हाँ, उसकी कंडीशन है कि उसमें समीकरण आपका एक ही दिया होगा, एक चर वाला दिया होगा, एक ही समीकरण मतलब होगा। चर तो दो होंगे लेकिन समीकरण आपका एक ही होगा। लेकिन जब दो समीकरण होंगे तो आपको इसी तरीके से a1/a2 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखो यहाँ पर 16 नंबर देखिए, यहाँ पर देखो समीकरण हमारा एक ही सिर्फ दिया गया है, 6x² + 2x + k = 0। दूसरा कोई समीकरण नहीं दिया गया है। और यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कोई हल नहीं है। हमने क्या बताया, जब भी कोई हल नहीं होता है, अब इसमें ये वाली कंडीशन मत लगाइएगा कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1, ये तब लगता है जब दो समीकरण होते हैं, है ना। तो ये तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर अब आपको ये वाला लगाना है, b² - 4ac, और इसका मान हम मान लेते हैं 0। ये देखिए इस फॉर्मेट के सवाल बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं इस टाइप के सवाल। देखिए बुक में देखेंगे ना, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा लगाया है। हम आपको इतना सिंपल तरीका बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका। इसका बुक में देखिएगा सॉल्यूशन आप समझ ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा किया है। देखो बहुत आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं, b² - 4ac। इतना आप समझ लीजिए कि जब भी कोई हल नहीं होगा तो उसका मान हमेशा 0 से कम होगा। तो ये इसका मान मतलब हमने मान लिया कि 0 से क्या है, कम है। देखो 0 ये बड़ा वाला दिखा रहा है ना, 0 बड़ा है, इतना आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कहेंगे 6 है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2k हो जाएगी, और c की वैल्यू पूछेंगे ना तो आप कहेंगे k हो जाएगी, ठीक है ना। c की वैल्यू यहाँ k हो जाएगी। तो यहाँ पे रखिए b² यानी b का स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू 2k है, तो यहाँ पर आपका आएगा 4k², है ना। 2k का स्क्वायर क्या होगा, 4k² हो जाएगा। -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर पता है, a की 6 है, 6 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, k। इतना आप कर लेंगे, सिंपल है, इतना आप ऐसे कर लीजिएगा। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4k² माइनस कितना आएगा, 4 × 24, 24k, ठीक है ना। और 24k और इस <<0 इतना आप कर लेंगे। राहुल कुमार भी हमारे बीच जुड़ के हैं। राहुल इस समय गोला बहुत मार रहे हो, कल भी देखो क्लास में नहीं आए थे, इसके पहले जीके जीएस के ले रहे हैं, है ना। रेगुलर आइए, देखिए बहुत गोला मार रहे हो। यहाँ पर देखिए 4k² - 24, इतना आप कर लेंगे। देखो ये साधारण तरीका बताया है। अब क्या करोगे, देखो ये मान के चलो करो, ये जो साइन बना हुआ है इस ग्रेटर देन लेस देन, हम ऐसा करते हैं, इस 24 के जो माइनस में लिखा है इसको उधर भेज देते हैं। जैसे आप बराबर वाले सवाल पढ़ते थे ना समीकरण में, उधर भेजते थे तो माइनस का प्लस में हो जाता था। आप ये मान के चलिए कि इधर का भाग लेफ्ट साइड है पूरा और इधर का भाग राइट है, तो हम -24k को इधर भेज रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 4k², और ये इधर जब जाएगा तो 0 + 24k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 + 24k हो जाएगा, 0 + 24k, ठीक है। यहाँ थोड़ा लिख नहीं रहा के, समझ जाइएगा। इतना आपका हो जाएगा। इसका मतलब 4k² = 24k, ऐसे आप लिख सकते हैं। k से k कैंसिल आपका हो जाएगा, है ना। k से k कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 24, यानी ये आपका इस तरीके से फॉर्मेट आएगा, है ना। इस तरीके से k << 6, k << 6 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये भी याद रखिएगा k का मान क्या है, 6 से तो कम तो है ही, लेकिन 0 से क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। 0 से क्या होता है, बड़ा। इसके आगे एक 0 जरूर लगा दिया करिए जब भी आपको आंसर देना होगा, तो इसी फॉर्मेट में देंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका मान क्या होगा जिसके लिए समीकरण, अब देखो यहाँ दो समीकरण दिए गए हैं,
ठीक है ना। अब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं की कंडीशन हमने इसके पहले वाला जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए ये वाली कंडीशन हमने बताई है ना, कोई हल नहीं है। देखो आज सवाल सब आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई हल नहीं है इसका कंडीशन आपका ये होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर A1 A2, चलो कम से कम 5 लोग बनाइए और लोगों को वीडियो शेयर किया करिए। शेयर यार आप लोग करते नहीं है, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ दिया उसको, अभी लिखे थे। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो आपको फोकस यहाँ पे ये करना है, कोई हल नहीं पे इसको फोकस करना है, ठीक है ना। इसको फोकस करना है, इसी को फोकस करना है जब कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आंसर आ रहा है, के का मान पूछा गया है। देखो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 16 है। A2 की वैल्यू कहाँ है, A2 की वैल्यू ये होगी 12। एक्स का गुणांक हमेशा याद रखिएगा, जो एक्स के लेफ्ट साइड नंबर होता है वो एक्स का गुणांक होता है, कॉफिशिएंट होता है। इसका 16 है पहले वाले का, तो ऊपर लिखेंगे। इसका 12 है एक्स का। अब यहाँ लिखेंगे B1 B2 में वाई वाला देखो यहाँ पर कितना है, 12 है। वाई के पहले क्या लिखा है, 12, और इधर वाई के पहले क्या है, के है। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 चौको 16, 4 त्रिका 12, 4 एकम 4, 4 त्रिका 12, 3 गुणे 3 यानी के। तो के बराबर कितना आ गया, 9। के बराबर 9 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। के बराबर कितना आएगा आपके यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर माइनस का होगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 16x माइनस लिखा हुआ था ना 12y। तो y वाला नंबर मान लो यहाँ दूसरी साइड लिखा था माइनस है, तो ये माइनस का ही ना 12, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो -9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आपका सी वाला होगा। आंसर सी होगा, डी नहीं होगा, सी वाला होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जो y का गुणांक हमने लिखा है, यहाँ पर क्या है, माइनस का लिखा था 12y। तो जब यहाँ पर आप देखिए 16x माइनस का 12y लिखा है, तो y वाला माइनस ये नहीं होगा, माइनस का 12। तो साइन लगा देंगे तो माइनस का 9 हो जाए, इसलिए हमने साइन नहीं देखा था, तभी गलत हो गया था। विकल्प नंबर इसका सी नंबर होगा। देखो यहाँ लिखा रहे हैं माइनस लगा था, देखो माइनस, तो ये माइनस में लिखेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा, आगे बताइए। इसमें भी देखो पूछा गया कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है इसका मतलब कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो हमें क्या सॉल्व करना है, A1/A2 बराबर B1/B2। देखिए साइन को विशेष ध्यान रखना है, साइन को विशेष ध्यान रखना है। A1 की वैल्यू देखिए एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 20 है। दूसरे वाले समीकरण में कितना है, 50 है, दोनों पॉजिटिव हैं। वाई गुणांक यहाँ पर क्या है, 5 है। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर माइनस का के कितना है, माइनस का के, ऐसे लिखेंगे। अब देखो सॉल्व कर लो, 0 0 कट गया है ना। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, तो यहाँ पर आएगा -2k, कितना आएगा, -2k, ठीक है ना। -2k अब बराबर 5 25। तो यहाँ पर आएगा के बराबर कितना आएगा, 2 का भाग दे देंगे तो माइनस लगेगा ही 12.5। के बराबर 12.5 कहाँ है, ये वाला विकल्प नंबर बी होगा। 18 नंबर का देख रहे हैं ना, कितना सिंपल सवाल है। ये आपके युगपत समीकरण से संबंधित सवाल आएंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है। देखिए कहीं समस्या हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास का फायदा उठाइए, बाकी तो वीडियो हम आपको ऐसे भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखो, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई हल संभव नहीं है, के का मान पूछा गया है, वही कंडीशन है, फिर भी आपको वही लगाना है। A1/A2 बराबर B1/B2 ये लगाना है। A1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 4 है, इसमें A2 की वैल्यू क्या है, 10 है। B1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। B का मतलब y गुणांक, यहाँ पर देखिए माइनस का k है, कितना है, माइनस का k लिख देंगे, बस हो गया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, यहाँ पर आएगा -4k, -4k इधर वाला, इधर वाला आएगा 10 3 30। तो यहाँ पर आएगा k बराबर कितना आएगा, 4 का भाग दे देंगे ना, तो माइनस तो रहेगा ही, 4 7 28, 4 5 20, यानी 7.5 आएगा माइनस में। 7.5 होगा राइट आंसर। 19 नंबर का क्या होगा, डी नंबर। चलिए 19 नंबर का डी होगा, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलो एक और सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, 20 नंबर। देखो देखो इस फॉर्मेट के जब ऑप्शन दिए होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सही करके आए। ये वाला फॉर्मेट का भी हमने आपको बहुत आसान ट्रिक बताया था, बहुत आसान बताया था। एक समीकरण देगा और कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा अनुसार होगा, के का मान आपको निकालना है। जब भी आपको इस टाइप का समीकरण दे दे, के का मान पूछे, बहुत सिंपल तरीका बताया कैसे निकालना है, एक बार फिर समझ लीजिए सभी लोग। देखो सबसे पहले इसको आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, B² - का 4AC
और इज लेस देन जीरो। ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। जब भी कहेगा कोई हल नहीं है, जब भी कहेगा कोई हल नहीं है, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ए की वैल्यू तो आपको पता ही है, यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, साफ साफ दिख रहा है। बी की वैल्यू देखेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, के है ना। सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू भी आपकी के है। कुल मिला के ए बी सी की वैल्यू हमको पता है, ए की 3, बी की के और सी की के। यहाँ पे रखिए बी का स्क्वायर कितना होता है, के स्क्वायर -4ac। तो फोर तो रहेगा, ये 3 गुणे सी 3 गुणे के करेंगे, यहाँ पर 3 गुणे के करेंगे, 3 के और 4 यानी 12 के आएगा। 12 के इज लेस देन जीरो। अभी हमने क्या बताया था, इसको इधर भेज देंगे तो के स्क्वायर, यहाँ पर जीरो के साथ 12 के ऐड होगा ना तो आपका ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या करना, के से के उड़ा दीजिए, तो ये हमारा इस तरीके से आपका आएगा। देखिए ये लिखा है, इसके पहले जीरो भी लगाना हमने बताया था आपको। बस विकल्प नंबर डी मार दीजिए। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है। अगर आप समझ लिए तो फिर आपका आंसर लग जाएगा, ठीक है ना। जब समझ लेंगे सवाल तो आपका जल्दी से लग जाएगा। चलो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आज देखिए युगपत समीकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2 सवाल और बचे हुए हैं। इसके बाद कल हम आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे। यदि समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण दिए गए हैं, कोई हल नहीं है। जब 2 समीकरण देगा तो कैसे लगाना है, a1/a2 बराबर b1/b2। बस इसी को सॉल्व कर लो। a1 क्या है, 6, a2 कितना है, 15, b1 कितना है यहाँ पे -5, b2 कितना है, k। बस b1 b2 हो गया, सिंपल था। साइन के साथ रखेंगे ना, ये माइनस में ये के है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6 के बराबर कितना आएगा, -15 गुणे -5 यानी 15 गुणे 5 75 होता है। के बराबर भाग देंगे, अच्छा तो माइनस में ही आएगा, तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6×12, 6×5 = 30, यानी यहाँ पर 12.5 आएगा। माइनस में कितना आएगा, 12.5। कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर सी। देखिए एक भी टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका सवाल में, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, सवाल को समझ लीजिए। बहुत आसान सवाल होते हैं युगपत समीकरण। आपके लेखपाल अगर आपको बनना है तो युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, सारे सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए। चलो यहाँ पर देखो 22 नंबर देखा गया है, तो आप मुजबानी आंसर बता सकते हैं। जीरो लगा होता है ना तो बस आंसर यही वाला, लगाना ही नहीं, आप आंसर मार दीजिए 22 नंबर का बी, बस हो गया। अब साल करके देख लो, आएगा वही b² -4ac, और ये वाला लिखोगे। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, कुछ है ही नहीं, एक से के इधर। बी की वैल्यू कितनी है, के। सी की वैल्यू कितनी है, के। b² -4ac 4k, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। के² ये किधर आई, इधर ऐड हो जाएगा ना, ये इधर चला जाएगा, 4k कैंसिल हो गया, क्या बचा, के। इसके पहले बोला था हमने जीरो लगाते हैं, बताया था, बस हो गया। मतलब बिना लगाए ही सवाल आप लगा सकते हैं, लगाना नहीं है, बिना लगाए आंसर बता देंगे। जीरो जहाँ लगा वो समझो यही वाला है।